चलिए शुरुआत करते हैं। सिख क्यों अंग्रेज का संबंध, कैसे सिख लोग अंग्रेज का रिलेशन क्या रहा था, कैसे पंजाब को अंग्रेज लोग कब्जा में लिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सिख पंजाब में जो संघर्ष किया ना अंग्रेज से, वो सिख ही किए हैं। इसीलिए अंग्रेज सिख संघर्ष कर सकते हैं, अंग्रेज सिख संबंध कर सकते हैं। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक किए थे, जो पहला गुरु हुए। कोई दिक्कत है इसमें? जो गुरु नानक के फॉलोवर थे, अनुयायी थे, वही क्या कहलाए? सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। कौन? सिख। सॉरी, मैंने गुरु नानक मुगल बादशाह हुमायूं और बाबर जिस समय शासन कर रहा था उस समय के गुरु थे। आगे एकदम आराम से देखिए। गुरु नानक गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। एक लाइन में कहता है लंगर व्यवस्था कौन शुरू किए? लंगर व्यवस्था कौन शुरू किए हैं? गुरु नानक। लंगर व्यवस्था समझ में आता है ना? फ्री में भोजन, जो लंगर चलते रहता है गुरुद्वारा पे, जाके सब आते हैं, जाते हैं तो लोग खाते पीते हैं। अभी पटना सिटी चलता है। हाँ, अभी अब कहने का मतलब टाइम नहीं पता, लेकिन चलता है। दिन भर चलता है। आ गई। लंगर व्यवस्था शुरुआत किए थे गुरु नानक, है ना? हाँ, क्या करें बाबू, तेज बोलिए। अच्छा अच्छा, अस्थाई बनाया अंगद। लंगर शुरुआत किया, वो परमानेंट किया अंगद, है ना? शुरुआत किए, पूछेगा तो यही करना है। आगे अगला पॉइंट में देख लीजिए। एगो पॉइंट छोड़ देना है। गुरु नानक का मृत्यु कहीं 1539 देगा, कहीं 38 देगा। इतना क्लोज कभी नहीं देगा। करतारपुर में मृत्यु हो। करतारपुर अभी कहाँ? अब पंजाब पाकिस्तान वाला एरिया, कारण कि पंजाब का बंटवारा हो गया। अगला सिख गुरु कौन हुए? अंगद। सिखों के दूसरे गुरु हुए। इनका प्रारंभिक नाम अंगद का क्या है? लहना। किस सिख गुरु का नाम लहना है? गुरु अंगद का। देखिए यहाँ शुरुआत ये वाला क्वेश्चन आपका था बाबू। नानक द्वारा शुरू की गई जो लंगर व्यवस्था था, अस्थाई बना दिया। परमानेंट सब दिन, अभी चल रहा है, अस्थाई बना दिया, सब दिन चलेगा, है ना? आइए आगे। बहुत ज़्यादा फंडिंग होता है, बहुत ज़्यादा फंड मिलता है। माने सरकार नहीं दे रहा है भाई, ट्रस्ट वाले दे रहे हैं। अब इस्कॉन है तो इस्कॉन में तनी मनी फंड आता है। इस्कॉन के पास जितना फंड आता है उतना खर्चो नहीं कर पाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा विदेशों से भी फंड आता है। उसी तरह से जो भी मानने वाले हैं सब मान के चलिए, जिसको टैक्स बचाना है, ट्रस्ट का नाम खोल दिया, दे रहा। 5 लाख दिया, 20 लाख चढ़ा दिया, 15 लाख बचाइयो लिया और 5 लाख दे दिया। बहुत होता है ऐसा। आइए आगे। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा का लिपि है। शुरुआत कौन किया? सिख का तीसरा गुरु अमरदास। भुलाइएगा तो याद रखिए, है ना, और 3 इसने ना लिखल रहता है, तो अमरदास और 3, अमरदास तीसरा, अमरदास तीसरा, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए। अमरदास ने विवाह आपत्ति में लवन को प्रचलित किया। ये क्या है सर? सुने होइएगा, इस बार छठ हो रहा था तो कि इस बार लवन नहीं है, कोई भी छठ कर सकता है। कभी कभी सुनो है कि पहली पहली बार जिसको करना है ना, इन साल नहीं बन रहा है। सुने ऐसा कभी कि इन साल नहीं कर सकते पहली पहली बार वाला? हाँ, लवन लग रहा है। कहे कि महीना में जो है ना कि ना लगने नहीं है, लवन है, लवन में शादी नहीं होता है। तो सिख का होता है। मैंने सीधे सीधे लवन पत्ती का शुरुआत कौन किया है? अमरदास, जो हिंदू से अलग है। हिंदू से बहुत कुछ मैच करता है, लेकिन लवन पत्ती हिंदू से डिफरेंट करता है सिख को भी। क्लियर? चलिए। अकबर गुरु अमरदास। अकबर के समकालीन, अ से अकबर, अ से अमरदास। अकबर ने गुरु अमरदास को जाकर भेंट किया और इनकी जो पुत्री है, नाम है बीबी भानी, कई गांव दान में दे दिया। यानी अमरदास के पुत्री बीबी भानी को कई गांव अकबर दान में दे दिया। अकबर सहिष्णु राजा है ना, सब धर्म को समान दृष्टि से मान रहा है ना। तो गुरु पुत्री मने वो बेटी। अरे भाई यहाँ देखिए,
अकबर ने अमरदास से जाकर भेंट किया और गुरुपुत्री माने अमरदास की बेटी बीबी भानी को कई गांव दान में दे दिया। असल में अमरदास की बेटी को कई गो दान गांव कर दिया। कौन? अकबर। अमरदास केकर पिता? बीबी भानी के। आगे अगला पॉइंट एक में नहीं कुछ का लगाना है। बीबी भानी के पति का नाम क्या है? रामदास। चौथा याद रखना, रामदास। 1 2 3 4 4 गो लेटर है ना, तो चौथा गुरु रामदास। अमरदास था अ वाला, अमरदास 3 था तीसरा, और रामदास 4 गो है चौथा। सिखों के चौथे गुरु हुए किसके पति हैं ये? तो बीबी भानी के जो कई गो गांव दान में दिया था अकबर, अल्टीमेटम वो जमीन केकर हो गया? रामदास का। पत्नी का प्रॉपर्टी पति का ही प्रॉपर्टी होगा ना। देखिए अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दिया। देख रहे हैं कई गांव में 500 बीघा था। गुरु रामदास ने उसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया। माने अमृतसर तालाब कौन बनवाया? रामदास। पंजाब में अमृतसर। अमृतसर नगर का भी स्थापना किया रामदास। यानी अमृतसर तालाब, अमृतसर नगर का स्थापना कौन किया? वही अकबर वाला जमीन जो मिला था उसी का। गुरु रामदास अपने तीसरे बेटा अर्जुन देव को गुरु का पद सौंप दिया। अपना बेटा को गुरु बना दिया रामदास, अर्जुन देव को। तो बेटा को गुरु बना दिया, तो अगला जो गुरु बना रहा अर्जुन देव, वो फिर अपना बेटा को ऐसे करने लगा। इस प्रकार कह सकते हैं गुरु का पद को पैतृक बना दिया। कौन? तो पैतृक बनाने वाला गुरु कौन? रामदास। रामदास। कोशिश करिएगा तो दिखाई देगा, ऐसा बात ना। हाँ हाँ, दिखाई देगा। नहीं कहता कि मन से रोने से फूटी आंख से भी आंसू निकलता है। देखिए गुरु अर्जुन देव सिख के 5वां गुरु हुए। अर्जुन देव क्या गुरु? यहाँ देखिए सिख के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का रचना किया। एक लाइन में क्वेश्चन पूछेगा, आदि ग्रंथ का रचना कौन किया? अगला आ जाइए। सिख का जो धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ, उसका रचना अर्जुन देव किया। आराम से देखिए। नोट में देखिए क्या कह रहा है। गुरु ग्रंथ साहिबा यानी कि आदि ग्रंथ, जो सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर का भी इसमें है कुछ बात लिखा हुआ। और किनका? नामदेव के भी कुछ बात लिखा है, राधा जी का भी कुछ बात लिखा। मैंने शामिल किया। दे देगा निम्नलिखित में से किसका शामिल नहीं है? शामिल है कबीर का और रविदास। दो गो जरूरी है, कबीर और रविदास दोनों जरूरी है एकदम, है ना। कारण कि एकदम छठुआ टाइप के लोग के थे इन लोग। कबीर तो जानिए ना निर्गुण के सबसे फेमस, और रविदास को सब छांट के रखा था। आगे गुरु अर्जुन के अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब, ये अमृतसर मंदिर कहेंगे, का निर्माण कराया। क्वेश्चन पूछेगा अमृतसर नगर का स्थापना कौन किया? अमृतसर जलाशय तालाब कौन बनवाया? रामदास। लेकिन अमृतसर मंदिर कौन बनवाया? अर्जुन देव। अमृतसर मंदिर वही हरमंदर साहब, अमृतसर मंदिर को कहते हैं अर्जुन देव। मंदिर बनवाया अर्जुन देव और नगर बसाया रामदास, जलाशय बनवाया रामदास। आगे आ जाइए। राजकुमार खुसरो, याद करिए केकर बेटा है? जहांगीर के बेटा है। राजकुमार खुसरो को सहायता करने के कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को मरवा दिया। खुसरो को सहायता किया, कुटिया में बुलाया, शरण दिया, आशीर्वाद दिया। यह खुसरो को याद करके इसको बंदी बना के कारागार में डाल दिया था, और जो सहायता किया उसको मौत के घाट उतरवा दिया। कौन? जहांगीर। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछे कौन सी गुरु का हत्या जहांगीर कराया? या अर्जुन देव का हत्या कौन मुगल बादशाह कराया? यह क्वेश्चन पूछ सकता है।
और राजकुमार खुसरो को सहायता देने के कारण किस गुरु का हत्या जहांगीर करवा दिया? यह क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे आ जाइए। पांच को गुरु तक कोई कंफ्यूजन है? पहला गुरु, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, पांचवा अर्जुन। पांच में कोई डाउट है? अभी टोटल 10 गो हुए, 5 गो आप अच्छा से निकाल लिए हैं। सी के छठा गुरु हुए हरगोविंद। छठा गुरु कौन हुए? हरगोविंद। अब देखिए इनके समय समस्या होने लगा ना कि आक्रमण वगैरह बढ़ने लगा, हत्याएं होने लगा। अब देख रहे हैं अर्जुन देव का हत्या जहांगीर करा दिया, तो गुरु का हत्या कर दे, एक तरह से नहीं खतरा में है। तो इन लोग कहे कि अब बात से नहीं चलेगा, अब आपको हथियार उठाना पड़ेगा। जो हरगोविंद आए सिख को लड़ाकू बना दिए, सेना का संगठन करा दिए कि कोई आगे कि आप बैल मार वाला सिस्टम नहीं चलेगा, कि हम लोग महात्मा गांधी को बंदर नहीं है, क्योंकि मारेगा तो गाल छान लेंगे। वैसा नहीं होना चाहिए। कौन कह रहा है? यह मुगलिया का खैर नहीं है, तो लड़ाकू बना दिया है। देखिए सिख के छठे गुरु हरगोविंद सिखों को सेना संगठन का रूप दे दिया। देख रहे हैं? और अकाल तख्त जो सिंहासन में बैठे वाला, कि हम लोग भी राजा की तरह रहेंगे। अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया। कौन? हरगोविंद। इतना ही नहीं, अमृतसर का किला बंदी भी कराया, बाउंड्री कराया सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि कोई अटैक न करे, आक्रमण न करे। कौन? हरगोविंद। कहने लगे कि आवाज दो, हम एक हैं। देखिए क्या कह रहा से, ये 2 तलवार बांधकर गदी पर बैठते थे। गुरु हैं और तलवार लेके चल रहे हैं ना? नहीं गुरु जी बॉडीगार्ड लेके चल रहे हैं। आइए 5-6 गो हथियार लेके चल रहे हैं। आ गए दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था कर दिए। अभी नगाड़ा बजते रहता, देखिएगा जाके, ढिक 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 बजते रहता है पटना सिटी। अमृतसर का किला बंदी करवाए। कौन? हरगोविंद। लड़ाकू बनाए, तलवार लेके बैठ रहे हैं, किला बंदी कराए, सेना संगठन दे दिए। नगाड़ा भी बज रहा, नगाड़ा ध्वनि युद्ध वगैरह में बजता है अभी हो। ढन ढन पीटता है, हाजिर हो। सुने देखे हैं कहीं? हम मूवी वगैरह में देखे होइएगा, महाभारत में नहीं देखे हैं? किष्किंधापति श्री श्री पधार रहे हैं। करते हैं ना? वही वाला। सी के 7वें गुरु कौन हुए? छठा है कौन? और 7वां है कौन? हरगोविंद हर रहा है। 7वां से छठा से शुरुआत हुआ है ना? हरगोविंद हर रहा है, हर किसान। हरगोविंद हर रहा है, हर किसान। लगातार 5 गो के बाद है ना? हाँ, समझ के तीनों सीक्वेंस से होगा, कहीं भी रहे ऑप्शन लगातार है। हरगोविंद हर रहा है, हर किसान। ध्यान रखिए। दारा सिको के जो मिलने आया था उसको आशीर्वाद दिया था। दारा सिको के कर बेटा, शाहजहां के बड़ा बेटा, वो मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था इसको। कही कि सर आशीर्वाद दिया मरवा, मैंने मुगल से इन लोग कट्टर संघर्ष किया है, तो समझ सकते कि कैसे शुरुआत में रिलेशन था। अब गुरु गोविंद सिंह के आते आते कैसा रिलेशन मुगलिया से हो गया। शुरुआत में रिलेशन इतना खराब नहीं था, बाबर हुमायूं के समय कोई दिक्कत नहीं था। देख रहे हैं कि अकबर जाकर गिफ्ट दे रहा जमीन, कोई दिक्कत नहीं था। विवाहानी को दे रहा, तो धीरे उस समय कोई स्थिति नहीं था। आके जहांगीर जब झगड़ा तो शुरुआत कर दी जहांगीर ना, उसके बाद लगातार फिर विवादे रह गया, तो शुरुआत कर दिया। तो इन लोग भी अपना हथियार उठा लिया, तो मुगल से कट्टर संघर्ष रखा सिख। आगे चल के औरंगजेब पूरा कट्टरता दिखाएगा, और इन लोग भी पूरा कट्टरता दिखाएंगे। इसी में गुरु गोविंद सिंह के 4 गो बेटा के जिंदा दीवार में जुड़वा दिया जाएगा। ये 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में चारों बेटा को जिंदा दीवार में जुड़वा दिया जाता है। पहले छोटका के बाद में बड़का कैसे जुड़वाया था? सही में जुड़वाया गया था धर्म की रक्षा के लिए। छोटका के जब
जुड़वाया जा रहा था तो बड़का बड़का आंसू बहाने लगा। छोटा वाला कहा कि अरे भाई, कि क्या मतलब कि दुख है क्या इस बात का कि जो जुड़वा रहे हैं, तो कि इस बात से दुख है कि हम लोग वीर हैं। बड़का बोला कि इस बात से दुख नहीं है कि जिंदा दीवार में जुड़वाया जा रहा है तुमको, इस बात से दुख है कि पहले शहीद हमको होना चाहिए था, बाद में तुमको होना चाहिए था, पहले तुम हो रहा। मतलब कि खुशी इस मैंने कहने का मतलब स्वीकार नहीं किया लोग इस्लाम, अपना धर्म के लिए प्राण दे दिया। ठीक है, स्वीकार कर लेता तो कोई समस्या नहीं था। आगे देखिए, सिख के 8वें गुरु हर किसान, हर गोविंद हर राय। आगे आइए, इनका मृत्यु चेचक से हो गया। किनका? अगला आ जाइए, सिख के 9वां गुरु तेवा। देख रहे हैं, इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब वर्तमान शीशगंज गुरुद्वारा में ही इनको मरवा दिया। देख रहे हैं, औरंगजेब हत्या करा दिया किनको? क्योंकि इस्लाम स्वीकार नहीं किए। सिख के 10वां एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, ये कहे कि अब सिर से पानी ऊपर चढ़ गया, अब हम लोग गुरु से ज्यादा युद्ध करेंगे, है ना। बहुते हुआ सब पढ़ाई वाला, अब खाली हम लोग एडवर्टीजमेंट करेंगे धीरे धीरे, खाली इतना सिलेक्शन हुआ इतना सिलेक्शन हुआ का अब हम लोग यही काम करेंगे, विवादित करेंगे, लोग के आपस में करा देंगे, पॉपुलर हो जाएंगे, फिर हाथ मिला लेंगे, ये ना करेंगे आगे देख लीजिए, इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ। किनका? ऐसा नहीं कि रहने वाले थे यहाँ के, माता पिता व्यापारी थे, इनका व्यापार करने आए थे, यहीं पे इनका जन्म हुआ, पटना साहिब, पटना सिटी, है ना। अभी भी गुरुद्वारा है यहाँ। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा बादशाह कहते थे। बादशाह, बादशाह नहीं, बादशाह मुगलिया होता था, बादशाह कहते हैं, है ना। ध्यान देने की बात है, ये जो यही इन्हीं का स्टेटमेंट है ना, 1.25 लाख बाज लड़ाऊं तब गुरु नाम कहलावा, कैसे कैसे करके है, इन्हीं का ना है। पूछता है किनका है? चिड़िया से मैं बाज लड़ावा, 1.25 लाख पर एक लड़ावा। पता नहीं कैसे, हमको आइडिया नहीं, गूगल पर सर्च कर लिए आप लोग, समझ आ गया ना। गूगल पर आप लोग सर्च कर लिया, हमको नहीं पता, कहाँ से पता। ये देखिए, मैंने इन्हीं का स्टेटमेंट है, ये नहीं पूछेंगे आगे आ जाइए, स्टेटमेंट किनका है पूछ सकते हैं, आराम से देखिए, टेंशन नहीं लेना। यहाँ से कि आगे देखिए क्या करा से, इन्होंने देखिए, इन्होंने सिखों के केस करना, कंघा करना, कृपाने को छोटका चाकू नहीं रहता है, धारण करना। आराम से देखिए, ना ना सब जरूरी नहीं है। लोगों को पुरुष के, देखिए यहाँ, पुरुष के नाम के अंत में सिंह और महिला के नाम के अंत में कौर जोड़ने के लिए कहा। कौन? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ है और कार्यस्थली? दोनों क्वेश्चन पूछेंगे। निवास स्थान आनंदपुर साहिब कहाँ? पौता पूछेगा कहाँ? पंजाब कहिए। पढ़ाई लिखाई कहता है कहाँ से हुआ था, कहाँ से पूछता है। अनंतपुर पूछेंगे हम, पटना नहीं कहिएगा, अनंतपुर साहिब। अनंतपुर साहिब अभी वर्तमान में पाकिस्तान एरिया में हो जाएगा। अच्छा, कल ही पता चलेगा कौन क्या आंसर दे रहे हैं, रुकिए ना। अब इन लोग फूल गए हैं ना कि हम लोग जीत के चल रहे हैं। आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे, महत्वपूर्ण है आनंदपुर साहिब। तो फारसी में जफरनामा लिखे हैं कौन? भाषा भी पूछ सकता है और लिखे कौन ही पूछ सकता है। देखिए, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनके दो बेटा हैं, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, सरहिंद के मुगल फौजदार, जो सरहिंद के मुगल के जो सेनापति है, फौजदार है, नाम उसका क्या है? जिंदा दीवार में चिनवा दिया था।
जिंदा दीवार पे जुड़वा दिया। जाकर इनकी पत्नी गुरु गोविंद सिंह के कही, भाई किसको पुत्र से प्रेम नहीं होता माता को, कही कि बताइए, दुओ के जिंदा जुड़वा दिए और दुगो बच रहा है, इन लोग कभी मुगलिया छोड़ेगा नहीं, इन लोग कभी नहीं छोड़ेगा। दो के जुड़वाइए दिए, अब तो अधीनता स्वीकार कर लिए मुगलिया के, मुगलिया के अधीनता स्वीकार कर लिए, हमको ये सब नहीं देखा जा रहा। गुरु गोविंद सिंह कहे कि चार मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, चारे को न मरेगा, सब जीवित है, ये सब हमारे अपने पुत्र हैं, जान क्या होती दे दिए। नहीं माने, एक नहीं सुने, इसलिए जब हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन लेते तो पढ़ते। आइए आगे, आगे आइए, अगला पॉइंट। 1699 में बैसाखी के दिन, हाँ, बैसाखी पंजाब का जो भांगड़ा टाइप का कहीं मनाता है लोग, त्योहार है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किया, सेना का संगठन बना दिया खालसा। ठीक है, हाँ, दल हो गया, पंथ हो गया के बाद यहाँ गुरु गोविंद सिंह पाहुल प्रणाली का भी शुरुआत किए हैं 1699 में ही। उसी में सेना में भी व्यवस्था है, सेना का ही कहिए ना कि सेना का संगठन जो है, मैंने एक तरह से कहिए कि सेना रख लिया है ना। देखिए मेन का कहीं गुरु गोविंद सिंह के धार्मिक ग्रंथ जो आदि ग्रंथ है उसको वर्तमान रूप दिया, माने कि उसमें जो सुधार उधार हुआ सब कराया, और कहा कि अब गुरु का जो वाणी है वही सिख संप्रदाय के गुरु के काम करेगा, आगे अब कोई दूसरा गुरु नहीं, यही हमारा जो आदि ग्रंथ है यह गुरु का काम करेगा, उसी के अनुसार अब सिख धर्म चलेगा, और उसी को रख दिया गद्दी पर उसी के अनुसार। कारण कि गुरु बन रहे थे तो लोग झगड़ा करने लग रहे थे, टारगेट हो रहा था कि उसी को मार दो, बड़ा संघर्ष हो रहा था, इसलिए कहा कि हम लोग सेना की तरह लड़ेंगे, अब हम लोग सेना में कन्वर्ट हो जाएंगे, गुरु का काम यही करेगा आदि ग्रंथ। ठीक है, अब पूरी तरह से जोरदार तरीका से, माने पुरजोर तरीका से युद्ध किए। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहीं 7 कहीं 8, दोनों एक साथ कभी नहीं रहेगा, नांदेड़ महाराष्ट्र में कर दिया गया। कौन कर दिया? कर दिया, क्लियर, नांदेड़ महाराष्ट्र में। ओकर बाद कोई सी गुरु बना, सी गुरु टोटल कै गो हुए? पहला कौन? और दूसरा अंगद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, हर राय, आठवां, नौवां, 10वां, अब 11वां, 10 गो गुरु ना। हाँ ये ऐसा नहीं कि बंदा बहादुर कर दिए, गड़बड़ा जाएगा फिर। गुरु तो आगे नहीं रहे, लेकिन जो मेन करता धरता, जो लीडर रहा, मेन लीडर में रहा, वो कौन था? बंदा बहादुर। माने गुरु नहीं है लेकिन मेन है पंजाब में कौन? बंदा बहादुर। आगे आ जाइए, यहां से देखिए, इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम का सिक्का चलवाया। कौन? आगे आ जाइए, अब बंदा सिंह बड़ा देखिए कैसन आदमी से, बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार, वही वजीर खां फतेह सिंह जोरावर खां का जो जिंदा दीवार में जुड़वाया था, उसको क्या कर दिया? हत्या कर दिया। कहा कि बेकार नहीं जाएगी कुर्बानियां। देख रहे हैं ना, मुगल बादशाह फरुख सियर का किया। अब ये लोग बादशाह ना रे भाई, बंदा सिंह को क्या कर दिया? 1716 में गुरदासपुर नांगल पंजाब में जगह है, पकड़ के मौत का घाट उतार दिया। क्लियर? क्यों उतार दिया भाई, इतना बढ़ गया है क्या? तो देखिए, शहादरा जगह है कहाँ बे, लाहौर अभी है पाकिस्तान में, कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है शहादरा।
जहां पर बंदा सिंह हजारों मुगल सैनिक को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसी थोड़े फर्रुखसियर उसको हत्या कराया, हजारों मुगल सैनिक का मौत के घाट उतार दिया था। जब बंदा मृत्यु हुआ ना बंदा सिंह, तो सिख कई को छोटा छोटा टुकड़ा में बंट गया। उसके बाद कोई बेहतर संगठन ना रहा, टुकड़ा टुकड़ा में हो गया, माने कमजोर हो गया। आ रहा समझ में? और कई गो जो टुकड़ा था, सभी सिख जो टुकड़ी था वो खालसा दल में विलय हुआ। आगे आ जाइए। अब उसी में से जो खालसा मिला, उसी में रंजीत सिंह फिर आगे एक प्रमुख हुए शासक पंजाब में। देखिए एकदम आराम से, जो रंजीत सिंह थे सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। मिसल भी सिख के धर्म से संबंधित ग्रुप है। सुकरचकिया मिसल के मुखिया है, कहता है रंजीत सिंह का संबंध कौन मिसल से है। अब देखिए रंजीत सिंह लाहौर का शासक। रंजीत सिंह का राजधानी कहाँ था? कहेगा रंजीत सिंह का धार्मिक राजधानी तो अमृतसर। रंजीत सिंह का धार्मिक राजधानी कहाँ है? 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच अमृतसर का संधि हुआ। कहीं की एंट्री कहाँ से मार गया सर? चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेज है, संघर्ष हो रहा था मुगल से, एंट्री कौन मारा? अंग्रेज। कहीं अंग्रेज कैसे एंट्री मारा? तुम फरुखसियर के बाद देख रहे हैं मुगलिया स्थिति कैसन था, औरंगजेब के बाद से समझ रहे हैं ना। औरंगजेब के बाद मुगलिया स्थिति खराब हो गया था, सर्वे सर्वा कौन बन गया था? तो फरुखसियर एंट्री मारेगा? ये तो झगड़ा करवाया दोनों में, करवा के आगे अपने की क्या हालचाल है। कौन? मेटकॉफ। अंग्रेज आया, दोनों के बीच संधि हो गया। रावी नदी को बॉर्डर मान के कहा कि ठीक है पंजाब एरिया में और आपका रहेगा और हमारा रहेगा। सॉरी सतलज, रावी नहीं, सतलज नदी को बॉर्डर मान करके और कहा कि आपका रहेगा रंजीत सिंह जी, आपका रहेगा, और जो आधा एरिया रहेगा हमारा रहेगा। कहा कि ठीक है, लाहौर वाला रंजीत सिंह का रह गया, इधर वाला इसका रह गया। एंट्री मार लिया। धीरे 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 करते करे रंजीत सिंह का मृत्यु हो गया। उत्तराधिकारी खड़क सिंह बने। खड़क सिंह के बाद भी धीरे धीरे अंतिम सिख राजा दलीप सिंह हुआ। पूरा पंजाब को फिर कब्जा कर लिया अंग्रेज। हम लोग पढ़ रहे थे सीखे अंग्रेज संबंध ना। शुरुआत में मुगल लोहा लेके रखा, लेकिन अब राज करे कौन आ रहा? अंग्रेज। रंजीत सिंह के राज में 4 गो सूबा में बटा था। माने रंजीत सिंह का अधिकार पेशावर रंजीत सिंह के में था, कश्मीर भी रंजीत सिंह का अधिकार था, मुल्तान भी, और इतना क्षेत्र रंजीत सिंह के। बाकी जो सतलज नदी के इस साइड वाला हुआ वो किन का? अंग्रेज का। एक पॉइंट छोड़ देना है, आगे समझना है कि रंजीत सिंह का मृत्यु हो गया तो फिर उत्तराधिकारी कौन बने थे? खड़क सिंह। कौन बने थे? खड़क सिंह। वे खड़क सिंह के घोड़ा का नाम है सुल्तान। पूछेंगे कल। हाँ, खड़क सिंह के घोड़ा का नाम। अब देखिए यहाँ पहला आंग्ल सिख युद्ध, अंग्रेज और सिख लड़ गया। देख रहे ना, शुरुआत कर दिया 1845 से। और दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध, उसके बाद युद्ध करने की जरूरत पड़ेगा। पंजाब के कर हो गया। देखते देखते धीरे धीरे पंजाब भी अंग्रेज के अधीन आ गया। अंग्रेज और सिख के बीच जो संधि हुआ उसको थोड़ा सा देखिए इन लोग कैसे संधि किया था। शुरुआत में डायरेक्ट पूछता है, पहला अंग्रेज सिख युद्ध कब लड़े थे भाई? 1845 से 46। तो कौन संधि से समाप्त हुआ? लाहौर संधि कब हुआ? यानी प्रथम अंग्रेज और सिख युद्ध समाप्त हुआ लाहौर संधि से 1846। भेरावल का संधि कब हुआ? किसके किसके बीच हुआ है? अंग्रेज और सिख के बीच कह सकते हैं। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह
के संरक्षक माने देख रेख के लिए अंग्रेज सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया कि देख रेख आपका हमारा सेना करेगा, सेना का पेमेंट दीजिए। अंतिम दलीप सिंह है सिख राजा। अंतिम सिख राजा कौन है? वही है दलीप सिंह। आगे देख लीजिए, बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली बार कौन लड़ाई हुआ था? चिलियाना वाला का लड़ाई। मैंने दूसरा में तो कई जगह नहीं युद्ध हुआ, तो पहला लड़ाई कौन था? चिलियान वाला की लड़ाई हुआ। इस युद्ध में सिख पूरी तरह से पराजित हो गए। देख रहे हैं जो फाइनल लड़ाई जो लड़ा गया जो 1849 में, तो 1849 को लड़ी इस युद्ध में सिख पूरी तरह से क्या हो गए? हार गए। माने पूरी तरह से हार गए, माने कि अब आगे हार जीतने लायक कोई स्थिति में नहीं रहे। हार गए तो क्या करेगा फिर? अंग्रेज छोड़ देगा कि वापस कर लो? लॉर्ड डलहौजी 1849 को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब को अंग्रेज राज में मिला लिया। किसके समय मिलाया गया? कब मिलाया? और सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। कोहिनूर हीरा कहाँ चला गया? ब्रिटेन। लाने गया था ऋतिक रोशन ना लाया। हाँ हाँ, आगे देख लिए। क्लियर हो गया? यानी पंजाब पर कब्जा किसका हो गया अब? ऐसे मत करिए। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, दिल्ली अंग्रेज, कलकत्ता अंग्रेज, बम्बई अंग्रेज, मैसूर अंग्रेज, बंगाल अंग्रेज, पंजाब अंग्रेज, भारत में सब कौन हो गया? अंग्रेज। सर्वे सर्वा अंग्रेज। और लोकल यहाँ के राजा, लोकल राजा का शोषण करना शुरू करेगा अंग्रेज। देखिए क्या कर रहा है ऐसे अंग्रेज लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ सिर्फ पहले व्यापार कर रही थी, तो व्यापार कर रही थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर भारत में व्यापार करेगा, तो वही शुरुआत में कह रहा कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। बाद में कंपनी यहाँ व्यापार कर रही है और तनी मनी झगड़ा झंझट, बाद में ब्रिटेन के राजा को लगेगा कि अरे भाई बड़ा कंपनी मुनाफा में है, कंपनी राज नहीं करेगी, राज अब ब्रिटेन से चलेगा, बस खाली कंपनी यहाँ का मोहरा की तरह काम करेगा। अभी शुरुआत में कंपनी के अधीन है, बाद में ब्रिटेन के अधीन हो जाएगा सब। अरे समझ में? 1857 क्रांति के बाद सब देखिएगा तो कंपनी के अधीन। शुरुआत अभी कंपनी के चल रहा है, अभी ब्रिटेन का सरकार हस्तक्षेप। बंगाल के गवर्नर कौन पहला है? रबड़। बंगाल का पहला गवर्नर, इसने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था शुरुआत किया। एक लाइन में क्वेश्चन पूछता है द्वैत शासन का शुरुआत बंगाल में कौन किया? ये द्वैत शासन है कैसे? देखिए, जिसके तहत राजस्व वसूलना, सैनिक का संरक्षण माने सैनिक का देखरेख, विदेशी मामला सब किसके पास था? पावर, कंपनी के पास। लेकिन राज्य में शासन करने की जिम्मेवारी किसके पास था? माने क्या डायरेक्ट यहाँ के अपन राजा बन गया कंपनी? यहाँ के लोकल नवाब से संधि किया, कहा कि देख भाई आपका जो है शासन आपका रहेगा लेकिन राजस्व हम वसूलेंगे, सेना संरक्षण हमारा रहेगा। मेन जो पावर है सब रख लिया कंपनी। लफड़ा वाला है, शासन करने में लफड़ा ना है, क्या होगा कैसे होगा दिस दैट, वो सब तुम्हारा जिम्मा रहेगा। तो दूगो मिल के शासन करना, इसलिए कंपनी और नवाब दूगो मिल के शासन करना, उसी को द्वैध शासन कहते हैं, जिसका शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव किया। यह रॉबर्ट क्लाइव मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद के संधि के तहत, याद करिए 1700, कंपनी के संरक्षण में ले लिया है ना, कंपनी के संरक्षण में ले लिया। माने अब शाह आलम द्वितीय केकर अंडर में है भाई?
ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व वसूले के जिम्मा केकर है? हम्म, कंपनी के संरक्षण में ले लिया। शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में ले लिया। 1765 इलाहाबाद के संधि के तहत ही ना। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी देश के राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया। माने भारत में कुछ भी परिवर्तन कर सकता है। कौन? कंपनी। कारण कि 26 लाख रुपए पेंशन ले लो, तुम साइड रहो, क्या करेंगे, कैसे वसूलेंगे, सब हमारे अंग्रेज। और यही से ब्रिटिश शासन का नींव पड़ गया। कहता कि भारत में ब्रिटिश शासन का नींव कौन सा युद्ध के बाद हुआ? ऑप्शन में पलासी, बक्सर, दोनों देगा। बक्सर देख रहा ना, बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि के तहत। समझ में आ रहा है? चलिए, अब कंपनी अपना मनमानी करेगा कि नहीं करेगा? देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए दुगो उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा को नियुक्त किया। देखिए, दीवानी का मतलब पैसा कौड़ी वाला मैटर है, और फौजदारी हो गया मारपीट वाला सब सिस्टम, कानून व्यवस्था हो गया, और दीवानी में पैसा कौड़ी वाली बात है। अच्छा बताइए, राजस्व वसूलने के लिए अंग्रेज डायरेक्ट जाएगा देहात में, कहेगा राजस्व दो, तो देगा जल्दी कोई? अंग्रेज बोलेगा तो उसको नहीं समझ में आएगा, वो बोलेगा तो अंग्रेज को नहीं समझ में आएगा। किसान को कहेगा 5 भाग देना है, समझ में उसका 5 भाग देना है, ये क्या होता है? समझेगा? नहीं देना चाहेगा। इसीलिए लोकल आदमी को कहा कि जा तुम वसूलो। बस का देखो होइएगा, भाड़ा वसूलने के लिए मालिक जाता है, कंडक्टर, और नहीं तो एजेंट रहता है। एजेंट लोकले, बस स्टैंड में एजेंट। हाँ तो लइकन तुरंत रुमलिया ऐसे यहाँ बांध के कहता शीशवा झाड़ देंगे। तो लोकले ना एजेंट रहेगा, कंडक्टर है लगा तुम्हारे पापा को फोन, कहेगा ना, जिससे पहचान का हो, जाने का कि हाँ फलाना आदमी वहाँ के है, झगड़ा झंझट करेगा फंसेगा, है ना। तो इसीलिए लोकल आदमी को उप दीवान नियुक्त किया, और वसूलेला किसको? बिहार के लिए पूछेगा ज्यादा, सीताबरा, और बंगाल के लिए आगे आ जाइए। कंपनी के अधीन गवर्नर था। अब देखिए, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, कहीं सर जी ऐसे कहे, पहले कहे गवर्नर, तो कंपनी के अंडर में ईस्ट इंडिया कंपनी के ना गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव पहला था बंगाल के। तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव किसके अधीन है? कंपनी के। अब जो गवर्नर है वो कन्वर्ट होने जा रहा है गवर्नर जनरल में। नाम में जुट रहा है कि घट रहा है? तो पावर भी बढ़ेगा। देखिए, रेगुलेटरी एक्ट कब बना? बंगाल के गवर्नर को अंग्रेज क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। समझ रहा? जिसका कार्यकाल निश्चय हो गया 5 साल। गवर्नर जनरल का कार्यकाल। और जो मद्रास के पहले गवर्नर अलग था, बंगाल का अलग था, तो मद्रास और बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में। अब मेन मद्रास, बंबई, कोलकाता कहाँ के गवर्नर जनरल है? बंगाल के गवर्नर जनरल है। जो मद्रास भी कंट्रोल कर रहा है, बंबई भी कंट्रोल कर रहा है। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल कौन बना? क्वेश्चन पूछेगा, बंगाल का पहला गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर, ये आदमी ना कन्वर्ट हो रहा है। अगर कहे कि भारत के प्रधानमंत्री को नवाब कहा जाने लगे 2025 से, तो भारत का अंतिम प्रधानमंत्री और पहला नवाब है ना, तो अंतिम गवर्नर बंगाल का और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अरे समझ में? अब वारेन हेस्टिंग जब आया, देखिए वारेन हेस्टिंग से आया तो का काम कर रहा है से देखिए। बड़ी सब डराते हैं पढ़े से खाली, हाँ खाली डरा डरा करते रहते हैं।
ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हम लोग बस शुरुआत कर देते ताकि आपको गवर्नर और गवर्नर जनरल वाराणसी सिंह को खाली कर लेने दीजिए, पढ़ा लेने दीजिए। अच्छा पूरा नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा करेंगे। देखिए यहाँ, यहाँ देखिए, वारन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया है। और पहले से सिस्टम चला आ रहा था द्वैत शासन। अब द्वैत शासन चला आ रहा था, ये क्या करेगा कि पहले पहले बंद करेगा ये। वारन हेस्टिंग्स शुरुआत में कंपनी के कलर के रूप में कलकत्ता आया था। बाद में काम इतना अच्छा किया, कासिम बाजार बंगाल का अध्यक्ष बन गया। और भी काम अच्छा लगा, बंगाल के गवर्नर बन गया। और भी काम अच्छा लगा, प्रमोशन का मतलब ऐसे ग्रुप डी से सीधे डीआरएम। धीरे धीरे करते करते ना। वारेन हेस्टिंग्स देखिए 1774 से 50, ये पहला काम किया करके कोषागार, जो पैसा कौड़ी का मुख्यालय है, मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लेके आ गया? कोलकाता। कारण कोलकाता में अंग्रेज का दबदबा था, मुर्शिदाबाद तो तनी मनी लोकल है, मुंगेर मुर्शिदाबाद ले आया बंगाल में, अपना क्षेत्र में ले आया। देखिए क्या कह रहा है, पहली बार 1772 में प्रत्येक जिला में एगो फौजदारी मारपीट निपटारा करे वाला एक दीवानी पैसा कौड़ी की अदालत स्थापना किया। कौन? दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। दीवानी अदालत में कौन होता था? कलेक्टर। कदा कलेक्टर का पद पहली बार कौन सृजन किया है? कब? डीएम, डीएम है ना। आगे आ जाइए। अब देखिए क्या कह रहा है। जो पढ़ेंगे वही टिक लगाना। दीवानी मुकदमा जो होता था ना, उसमें जातीय कानून लागू होता था, माने हिंदू को हिंदू विधि से न्याय मिलता था और मुसलमान को मुस्लिम कानून से न्याय मिलता था। लेकिन फौजदारी में हमेशा हमेशा मुस्लिम कानून लागू होता था, कारण मुगलिया का ना था ज्यादा। किसके समय? अब देखिए क्या काम किया 1772 में, द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया। देख रहे हैं ना, देखिए द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कौन किया है और शुरुआत कौन किया था? 1765 में शुरू किया था। कब शुरू हुआ था और समाप्त कब हुआ? याद रखना आपको। इतना ही नहीं, जो वारेन हेस्टिंग्स था, देखा कि उप दीवान जो मोहम्मद रजा खान है, सिताब राय है, इसको भी हटा दिया। कहा तुम लोग क्या करेगा, दोनों का हटा दिया। नियुक्त किया था कौन? रबर्ट क्लाइव। हटा रहा है कौन? 1772 में वारेन हेस्टिंग एक नया भू राजस्व टैक्सेशन का एक नया प्रणाली लाया। इसका नाम क्या था? यानी जारीदारी प्रथा जो भू राजस्व से कौन शुरू किया? वारेन हेस्टिंग्स। इजारेदारी प्रथा में क्या होता था? 5 साल के लिए ठेका दे दिया जाता था। ठेका का व्यवस्था था कि जब 5 साल तक, जैसे ना कैसे होता है, कितना दिन तक हम रोड टैक्स वसूलेंगे। अरे भाई कहीं कहीं बाजार में चौधरीयाना नहीं कटता है, टेम्पू वाला से पैसा लेकर चुंगी कर डंडा दिखा देगा, लो लो लो, देता है नहीं से। तो टेंडर होता है एक तरह से, डाक बोलाता है, उसे तो 5 साल के लिए व्यवस्था कर दिया है। इसके अंतर्गत क्या क्या, उच्चतम जो बोली लगाएगा ना उसी को ठेका देगा। मानो चलिए बंगाल है, कह दिया बंगाल का कि 5 साल तक नीलामी हो रहा है बंगाल जी, कोई कहा कि हम देंगे 10,000 बंगाल से वसूल के, कोई 20,000 देंगे, कोई यार 30,000 देंगे। लास्ट में जो इससे कोई ज़्यादा है ना, तो ठीक है, डन कर दिया, 30,000 वसूल के देगा, बाकी अपना रखेगा। कौन शुरुआत की हुई जारीदारी? कौन? वारेन हेस्टिंग्स। आराम से देखिए 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद करवा दिया। हिंदू विधि है एक तरह से, सामाजिक व्यवस्था पर आधारित पुस्तक है। इसका नाम क्या क्या रखा? ए कोड ऑफ
टेंटोलॉजी। विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में कराया। लोग यहाँ के बारे में पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है? जब तक यहाँ के बारे में जानेंगे तब तक शासन कैसे करेंगे? चलिए यहाँ के बारे में अध्ययन कर रहा, पढ़ रहा है। फिर अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद करा दिया है, कालिदास का लिखल का। सब यही करवा रहा है। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। पता नहीं, लेकिन करवाया वारेन हेस्टिंग्स। ये सब ना पूछेगा। आगे देखिए और क्या कर रहा है। देखिए 1781 में यूपीएससी का पीटी 2017 का क्वेश्चन है, मिलाने के लिए दिया था। हेस्टिंग ने 1781 में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए एक मदरसा स्थापित किया। पहली बार मदरसा कोलकाता में, जिससे मुसलमान का शिक्षा विकास हो। और 1782 में क्या किया? जोनाथन डंकन इसी के समय में संस्कृत में विश्वविद्यालय ने संस्कृत विद्यालय स्थापना किया। अब विलियम जोन्स क्या किया? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया। क्यों? जो भी एशियाई किताब थे सबका ट्रांसलेट करने के लिए सोसाइटी बनाया। क्लियर हुआ? देखिए बॉम्बे में एशियाटिक कब? 1804। और लंदन में कब? जो मुगल सम्राट को मिल रहा था 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन, उसको क्या कर दिया है? कौन? देखिए थोड़ा सा और बच रहा है इसमें। इसी के समय, किसके समय? भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित हुआ। इसका संस्थापक कौन है? और इसी के समय रेगुलेटिंग 1773 वाला नियामक अधिनियम। ये लड़का देखिए यहाँ, नियामक अधिनियम कब आया? नियामक या रेगुलेटिंग एक के बात है, हिंदी अंग्रेजी है। अधिनियम लाया गया 1773 में। कब लाया गया? इसी एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना। उच्चतम न्यायालय। भारत में पहली बार हाई कोर्ट का स्थापना 1861 अधिनियम के तहत 1862 में। 1861 के एक्ट के तहत 1862 में पहला बार उच्चतम न्यायालय का स्थापना 1773 एक्ट के तहत 1773 में। और संघीय न्यायालय का स्थापना 1935 में। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में। जो बनाया तो गया, इसका स्थापना कलकत्ता तक ही था। माने इसका जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ, इसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ते के खाली, माने वहीं के सुनवाई होता था। कलकत्ता के बाहर के तबे मुकदमा सुनवाई होता जब दोनों पक्ष इस बात से सहमत होता। जब दोनों पक्ष सहमत होता इस बात से कि हाँ सुनवाई कर दिया जाए। ऐसा में इसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बना था कोलकाता वाला का? एलिया पे आगे आ जाइए। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेजों मराठा लड़ा था 1775 से 82। किसके समय? वारेन हेस्टिंग्स। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 80 किसके समय? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन संधि से? और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कौन संधि से? मैंगलोर 1784 में। ये पहले पढ़े हुए थे ना बात। पिट्स इंडिया एक्ट देखिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1774 सॉरी 1784 किसके समय? इसी के काल में 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्थापना हुआ। वही मालगुजारी व्यवस्था। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखरेख के लिए भारतीय अधिकारी नियुक्त किया था, जिसका नाम क्या रखा था? राय रायन। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला कौन रहा? दुर्लभ राय का बेटा है। नाम क्या है? राजवल्लभ राय। बाद में पिट्स इंडिया के 1784 के विरोध में इस्तीफा दे करके चला गया वारेन हेस्टिंग्स जब ब्रिटेन, तो 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो वहां इस पर महाभियोग लगाया गया। बाद में फिर 1795 में इसको महाभियोग से क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया। क्योंकि एलिजा एम्पेस से मिल करके एक ब्राह्मण नंदन कुमार था कोलकाता का, उसको फांसी दिलवा दिया था, तो महाभियोग लगाया गया था।
ऐसे जब शासक का कोई विरोध करता है ना, तो शासक उसको ईगो ले लेता है कि तुम केस में फंसा देंगे 5-6 को, प्रोटेस्ट करेगा, रुको रुको, होता है ना, केस केस लोड कर देंगे, 2-4 को 5 को धारा लगा देंगे। तो ये नंदन कुमार अगेंस्ट हो गया था, तो कहा कि रुको रुको तुमको बताते हैं, तो उसको फंसा के झूठों के फांसी दिलवा दिया। तो भाई एकरो ऊपर है, ब्रिटेन गया, महाभियोग लगाया गया, फिर महाभियोग से मुक्त कर दिया गया। एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग लगाया कौन है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेंस पॉलिसी कौन लाया था? सुरक्षा कोष्ठ प्रकोष्ठ नीति क्या है? रिंग फेंस पॉलिसी। जैसे देखिए ई एरिया मान के चलिए, ऐसे ही क्षेत्र है, अगर ई वाला क्षेत्र है, यहाँ कोई प्रांत है, अंग्रेज क्या करता था, एकरा से संधि करता था, इससे संधि कर, देखिए ई मान के चलिए अंग्रेज के राज है, इंग्लिश के राज है, अंग्रेज इसके पास जाता था कि भाई जी तुमसे एक संधि करना चाहते हैं कि आपका सुरक्षा का जिम्मा मेरा है, बस सेना का पेमेंट करना है। कहा ठीक है भाई जी, सेना खाली पेमेंट करना, ठीक है, सेना का पेमेंट करना, ठीक है, इस सब का सुरक्षा किया तो अपना मन है, इसका सुरक्षा हो गया कि नहीं? घेरे का नीति, रिंग फेंस पॉलिसी कौन लाया? और क्या करता था, ईमान के इसे संधि किया, तो संधि किया तो रिलेशन ठीक है ना रहेगा। यहाँ प्रोडक्ट जो अंग्रेज का है बेच दिया ले जाकर, यहाँ बफर जोन बना करके, अभी कहता ना कि चाइना भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है चारों तरफ से, तो वही अंग्रेज करता था ही पहले, है समझ में? कि नेपाल को कह रहा है चाइना कि हम आपको हिमालय पार करके देंगे, प्रोडक्ट ले लीजिए हमरा से, टमाटर काहे ला खरीदना है भारत से। अब बताइए कितना फायदा में रहेगा नेपाल, जब उतना पार करके पहाड़ी पर लाएगा तो सस्ता मिलेगा जी। और जैसे अभी बांग्लादेश का स्थिति क्या है, बांग्लादेश में कह रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम आपको देंगे सामान, काहे ला भारत से खरीद रहे हैं। तो यहाँ से जो पाकिस्तान से ले जाएगा, यहाँ जितना आने जाने का खर्चा होगा, एक ट्रैक्टर के जगह पर 5 गो ट्रैक्टर भारत से चल जाएगा ना। यदि कर रहा है तो वही भारत के साथ अंग्रेज किया, वही लोकल के साथ रिंग फेंस पॉलिसी में बफर जोन बना करके एरिया पर संधि कर लिया, बफर जोन बना करके आसपास के जितने भी प्रांत थे सबको माल बेच देता था। ये रिंग फेंस पॉलिसी कौन लाया था? यहाँ तक का कल हम पूछेंगे, और कल जो जीतेगा उसके लिए हारने वाले स्वागत ताली बजाएंगे खड़ा होके।